तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं फिर रिच डैड पुअर डैड पुस्तक पढ़ रहा हूँ और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। चलिए, तो इसका पार्ट वाइज नंबर कहता है कि इसमें बताया है कि मैं जितना ज़्यादा परिष्कृत होता जाता हूँ उतना ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं। ज़िंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक और फ़ायदा यह होता है कि इससे आपके सामने ज़्यादा अवसर आते हैं और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए यह बताना आसान होता जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तत्काल एक बुरे सौदे को पहचान सकती है या एक बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकती है। मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंकि समय के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अब भी सुरक्षित खेल खेल रहे हैं और अपनी प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, जिसे मेहनत होने में बहुत समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बीज होना। यह मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूँ और बीज बोता हूँ। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं। हमारे रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में हमारे पास करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी है। यह हमारा अपना REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज़ तो $5000 से $10,000 के निवेश से शुरू हुई थी। नकद पैसे से खरीदी गई यह प्रॉपर्टी खुशकिस्मती से तेज़ी से बढ़ते बाज़ार में ज़्यादा कीमती हो गई थी और टैक्स से मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था। ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे इन्होंने और इनकी पत्नी द्वारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। इनके कुछ दोस्त इनके जैसे निवेशक के साथ ही बिजनेस करते हैं जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन होता है। कहता है कि ये ज़्यादा जोखिम वाले प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रहे हैं। कितनी तेज़ी से धन बढ़ता है, इसका उदाहरण इस तरह से देखें तो इन्होंने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाज़ार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर का भाव $2 प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ेगी और स्टॉक $20 प्रति शेयर या इससे भी ज़्यादा होगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे हैं जब हमारे $25,000 एक साल से कम समय में $10 लाख बन गए। यह जुआ नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह जुआ है अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपनी तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की ज़रूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। वैसे जोखिम तो होता ही है,
यह फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज़ एक आदमी के लिए जोखिम भरी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रेरित करता हूँ कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाज़ार में निवेश करने की बजाय फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करें। आप जितने ज़्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अवसर उतने ही ज़्यादा होंगे। इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत रूप से जिन स्टॉक में निवेश करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, इसीलिए ये इनकी अनुशंसा नहीं करते हैं। ये इस खेल को 1979 से खेल रहे हैं और इन्होंने इसमें काफ़ी अनुभव हासिल किया है। परंतु अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि किस तरह निवेश ज़्यादातर लोगों के लिए जोखिम भरे क्यों होते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से तरह से निर्धारित कर सकेंगे, जिसमें $25,000 से एक साल में $10 लाख बनाना आपके लिए कम जोखिम भरा होगा। जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा जा चुका है और इन्होंने लिखा है, वे वैसा करने की सलाह नहीं देते। ये सिर्फ आपको यह समझाना चाहते हैं कि यह आसान है, संभव है। बस इतनी सी औसत आदमी के लिए $1 लाख से ज़्यादा की प्रतिवर्ष आय अच्छी होती है और इसे हासिल करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बाज़ार कैसा है, आप कितने स्मार्ट हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप 5 से 10 साल में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्च को कम कर सकते हैं तो $1 लाख को अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हों या नहीं। आप चाहें तो काम कर सकते हैं या चाहे तो आप काम छोड़ सकते हैं और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय अपने समर्थन में प्रयुक्त कर सकते हैं। कहता है कि इनका व्यक्तिगत आधार रियल एस्टेट है और ये रियल एस्टेट से प्रेम करते हैं क्योंकि यह अस्थायी और धीमी गति से चलने वाली गति होती है। ये ठोस आधार को पसंद करते हैं। कैश फ्लो भी आमतौर पर अस्थायी होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी अच्छी संभावना होती है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के कारण ये जोखिम भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकते हैं। अगर इन्हें स्टॉक मार्केट में खासा मुनाफा होता है तो ये मुनाफे पर कैपिटल गेंस टैक्स देते हैं और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देते हैं ताकि इनकी संपत्ति की नींव और ज़्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक और बात है, ये दुनिया भर में घूमे हैं और इन्होंने हर जगह निवेश करना सिखाया। हर शहर में इन्हें यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। यह इनका अनुभव नहीं है। न्यूयॉर्क और टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी है जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर है। इसलिए जब भी ये किसी को यह कहते सुनते हैं कि आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि शायद आपको यह कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसे कैसे किया जा सकता है। अभी तक महान अफसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती। महान अफसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल प्रशिक्षण ही नहीं मिला होता कि वे अपने सामने पड़े हुए अफसरों को देखें सकें और उन्हें पहचान सकें। उनसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं। तो इन्होंने बताया है कि पिछले अध्याय में इन्होंने बताया कि आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर चलने वाले इन कदमों का उल्लेख किया है, परंतु यह हमेशा याद रखें कि आपको मज़ा आना चाहिए। यह केवल एक खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं
और कई बार आपको अनुभव मिलता है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको अनुभव मिलता है, परंतु हमेशा आनंद लें। ज़्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है, इसीलिए इन्हें स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियाँ बुरी नहीं बात होती और गलतियाँ करने के लिए हमें सज़ा भी दी जाती है, परंतु अगर हम इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नज़र डालेंगे तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियाँ करके ही सीखते हैं। इंसान गलतियाँ करके ही सीखते हैं। हम गिर कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल ही नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। उनके घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, परंतु आज ये बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकते हैं। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से परंतु हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। ये पैसे कमाने को टेनिस की खेल की तरह मानते हैं। ये पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानते हैं। ये मेहनत से खेलना, गलतियाँ करना, गलतियाँ सुधारना और ज़्यादा गलतियाँ कर सुधारता है। इस तरह इनका अनुभव सुधरता है। अगर ये खेल में हार जाता है तो इन्हें नेट के पास आकर अपने तो ये पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानते हैं। ये मेहनत से खेलते हैं, गलतियां करते हैं, गलतियां सुधारते हैं, ज़्यादा गलतियां करते हैं, सुधारते हैं। इस तरह से इनका खेल सुधरता जाता है। अगर एक खेल में हार जाता है तो ये नेट के पास आकर अपने विरोधी से हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं अगले शनिवार को मिलेंगे। तो निवेशक दो तरह के होते हैं। पहले और वे सबसे आम तरह के निवेशक वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। वे रियल आउटलेट में फ़ोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को और कुछ खरीदते हैं। यह एक म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है या उसी तरह की खरीदारी की गई हो जिसका कोई ग्राहक कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के निवेशक वे होते हैं जो निवेशकों को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आमतौर पर सौदों का असेंबल करते हैं। जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों का असेंबल करते हैं। मैं तो यह पढ़ नहीं जानता कि कंप्यूटर के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है, परंतु मैं यह जानता हूँ कि आर्थिक अवसरों के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है। तो दूसरे किस्म का निवेशक हुए प्रोफेशनल दूसरे तरह के निवेशक प्रोफेशनल निवेशक होते हैं। कई बार तो पूंजी को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं। पुर्जों को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। इनके अमीर डैडी ने इन्हें दूसरे किस्म का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया और यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता है और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से 3 मुख्य दक्षताएं विकसित करने की ज़रूरत है।
फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन 3 दक्षताओं में ज़रूरत होती है। किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरे को दिखाई नहीं देता। किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरे को दिखाई नहीं देता। दूसरे लोग अपने आँखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, परंतु दूसरे दिन जो भी नहीं देख पाया था वो भी उसने जाके देख लिया कि वह यह घर था जो थी। उस घर के साथ 4 खाली ज़मीन के टुकड़े थे। उसने यह कंपनी जाकर उन 5 प्लॉटों को बिल्डर में बेच दिया। उनके सारे सौदे में से मूल निवेश से 3 गुना रकम मिली। 2 महीने के काम में $75,000 कमा लिए। यह बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं है, परंतु यह न्यूनतम वेतन से ज़्यादा है। यह तकनीकी रूप से गठित है। पैसा किस तरह जुटाया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, परंतु जिस दूसरे किस्म के निवेशक को पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीक़ों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने यह सीखा कि बिना बैंक की मदद के लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर पर खरीदना महत्वपूर्ण है, परंतु पैसा इकट्ठा करना बहुमूल्य कला है। अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ, मुझे बैंक कर्ज नहीं दे रहा या मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप दूसरे किस्म का निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कारण ज़्यादातर लोगों की योजनाएं ठप हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते। तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन दक्षताओं को नहीं देखा और तो अक्सर ये लोगों से कहते सुनते हैं कि मुझे बैंक कर्ज नहीं दे रहा या मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप दूसरे किस्म का निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कारण ज़्यादातर लोगों की योजनाएं ठप हो जाती हैं। शब्दों में, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से लाखों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन दक्षताओं को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या बिल्डिंग अपार्टमेंट को ख़रीदा है, जबकि मेरी बैंक में एक भी पाई नहीं थी। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस की 12 लाख में ख़रीदा। मैंने उसके लिए एक अनुबंध किया, फिर $1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिसमें बाकी पैसे जुटाने के 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसलिए असली कीमत $20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे $1 लाख दिए थे, उसने मुझे $50,000 दिए ताकि वह मेरी जगह अपनी जगह पर आ जाए, और इस तरह मेरी जगह पर आ गया। और निवेश तो इस काम में इनके कुल 3 जमा 3 लगे। एक बार फिर यह कहना चाहते हैं कि आप क्या खरीदते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना जानते हैं। निवेश करना खरीदना नहीं है, यह एक ज्ञान है। किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उनके काम पर रखते हैं, परंतु आपको सलाह की ज़रूरत होती है तो सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाह समझदार कितना है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इसके पुरस्कार की बहुत सी कीमती हो सकती है। अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको पहली किस्म के निवेशक
तो सबसे बड़ी पूंजी आप जो जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। तो जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए अपने बचने का उपाय इसे मैनेज करना सीखिए। ओके।